वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं या हम इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोल देते हैं। आप सभी को पता है काफी लेंथी चैप्टर है, काफी दिन से चैप्टर चल भी रहा है और लगभग ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ये जो टॉपिक है आज का हम पढ़ने वाले हैं, क्या ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। जो ट्रांसलेशन टॉपिक है वो एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं बच्चा तो समझ में नहीं आएगा आपको। कई बार आप पढ़ के कोशिश कर सकते हैं, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं हो सकता खाली एनसीईआरटी पढ़ने से। ठीक है, तो आज मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ दिनों में हमने क्या क्या कवर किया अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार यहां से देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर आपको टॉपिक वाइज मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को ना समझ में आने वाला टॉपिक है, लेकिन हर एक चीज आपको समझाऊंगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा एनसीईआरटी के जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। ये ट्रांसलेशन पहले तो हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया था तब हमने इसको क्या कहा था? ट्रांसक्रिप्शन कहा था। जब हमने क्या बनाया, जब हमने डीएनए से डीएनए बनाया था तब हमने इसको क्या कहा? तब हमने इसको रिप्लिकेशन कहा क्या। और जब हम आरएनए से क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन बनाने वाले हैं, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये पूरी एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसे हमें समझना है डिटेल में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं आरएनए की तो आरएनए में कौन कौन से आरएनए हो सकते हैं? टी आरएनए हो सकते हैं, आरआरएनए हो सकते हैं और एमआरएनए हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके के आरएनए बनते हैं। यहां पर जो मेजर चीज जो आपको याद रखनी है वो बच्चा ये याद रखना है कि यहां पर जो टी आरएनए है और आरआरएनए है ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकते, ये हेल्प करते हैं एमआरएनए की और इन्हीं की सहायता से बनती है प्रोटीन। यानी मैं कह सकता हूं कि जो एमआरएनए है उससे जो हम प्रोटीन बना रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? सेल के अंदर एक ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गन कह सकते हैं जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और ये हेल्प करता है क्या करने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। ये बहुत ज्यादा क्या करता है? हेल्प करता है। आगे हम देखेंगे भी इस चीज को। ठीक है, अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करता हूं बच्चा तो इसको मैं क्या कैसे इसको परिभाषित कर सकता हूं, कैसे इसकी डिफिनेशन लिख सकता हूं? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एमआरएनए का प्रोटीन में बदलना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइबोसोम के बारे में। मैंने क्या कहा कि राइबोसोम इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसीलिए हमें राइबोसोम को डिटेल में देखना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी से बच्चा पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं सारी चीजें आप देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, फिर इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। एक एक लाइनें समझ में आएंगी और आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी पता रहेंगी। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो खाली एनसीईआरटी को पढ़ने पर काफी चीजें हैं, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जहां से आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा नहीं कर सकते, मतलब उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। केवल हाँ एक बेस बना सकते हैं आप अपना कि क्वेश्चन शायद सही हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर घूमेगा तो फिर आप भी घूम जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं राइबोसोम की तो राइबोसोम में आपको तीन चार चीजें पता रहना चाहिए। पहला तो ये होता है कि राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। मैं यहां पर यूनिट की बात कर रहा हूं, टाइप्स की नहीं बात कर रहा। एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। अगर मैं बात करता हूं इनकी तो इसमें ढेर सारी क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है और साथ साथ क्या पाए जाते हैं? साथ साथ आरएनए भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में होगा। ठीक है, जो मैंने हरे कलर से दिखाया है वो प्रोटीन है और जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा वो क्या है? आरआरएनए है। अभी तक आपने क्या देखा? राइबोसोम है अपने पास, राइबोसोम की दो यूनिट होंगी, लार्ज और स्मॉल यूनिट होंगी। अगर मैं इसके टाइप्स की बच्चे बात करता हूं तो इसके मेजर टू टाइप्स होते हैं, एक तो 70s प्रकार होता है, दूसरा 80s प्रकार होता है। अगर मैं 70s प्रकार की बात करता हूं तो इसको मैं 80 और 30 में डिवाइड कर रहा हूं। किसमें? 80 और 30 में डिवाइड कर रहा हूं। और अगर मैं 80s की प्रकार की बात कर रहा हूं तो इसको मैं 60 और 40 में डिवाइड कर रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो दिमाग लगाएंगे, अपना जोड़ने लगेंगे, भैया 50 30 तो 80 होता है, लेकिन आपने 70 क्यों बताया? ये इक्वल करके नहीं निकाला गया, ये इसकी यूनिट है, दो यूनिट होती हैं। 50 वाले को मैं क्या कहता हूं? 50 वाले को मैं लॉर्ज कह देता हूं। क्या कह देता हूं बच्चा? 50 वाले को मैं लॉर्ज कर देता हूं और ये जो 30 वाला छोटा दिख रहा है तो मतलब स्मॉल वाली हो गई। मैंने पहले ही बताया सबकी दो यूनिट होती हैं। तो आपने देखा राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती हैं? लार्ज और स्मॉल होती हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, 70s और 80s, दो प्रकार हो जाते हैं। ठीक, हम यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में मैं दोनों का आपको डिफरेंट भी बताता चल जाऊंगा, ज्यादा यहाँ पर
डिफरेंट है नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो जो प्रोकैरियोट होते हैं बच्चा, उस पर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s पाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोट की बच्चा, तो यूकैरियोट में कौन सा पाया जाता है, यूकैरियोट में 80s का राइबोसोम पाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और एक चीज आपको और याद रखना बच्चा, जो राइबोसोम होता है उसमें 3 गेट होते हैं। कौन से गेट होते हैं, 3 टाइप के गेट होते हैं। मैं इसको कैसे याद रखता हूं, अगर मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊं तो मैं इसे याद रखता हूं, ई के पड़ोसी ए हैं। क्या है बच्चा, ई के पड़ोसी ए हैं। ये जो पहला नंबर हो गया वो ई हो गया, सेकंड नंबर क्या, पड़ोसी तो पी होता ही है, और ए अपना क्या हो गया, इसका पड़ोसी हो गया। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं। अब यहां पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। ई को मैं क्या बोलता हूं, ई को मैं बोलता हूं एग्जिट साइड। मैं अभी समझाऊंगा कि एग्जिट साइड क्या होती है, कैसे एग्जिट होता है। परेशानी वाली बात नहीं है, हर एक चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहता हूं कि इनका गेट का नाम क्या है। ई मतलब क्या होता है, एग्जिट साइड, और ए का मतलब होता है एमिनो एसिटाइल साइड, और पी का मतलब होता है पेप्टाइल साइड, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है किसका क्या मीन्स होता है। बाकी इनका यूज क्या है जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा, रटाने वाली कोई बात नहीं है, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। हम बहुत ही डिटेल में बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहीं ऐसी बात नहीं आएगी जहां पे आपको रटना पड़े, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाली बात समझ में आ गई ना आपको। सभी बच्चे एक बार ओके ओके लिखें, सभी लोग कमेंट में ओके लिखें, ठीक है। लिख दिया, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एमआरएनए की। अब मेरी ध्यान से बात को समझना। ये मैंने क्या बना दिया बच्चा, ये मैंने एक सेल बना दी। ध्यान से मेरी बात को समझना। ये मैंने उसके अंदर क्या बना दिया, ये मैंने उसके अंदर न्यूक्लियस बना दिया। आप सबने क्या देखा, पहले हमारे पास डीएनए था। डीएनए से जब हमने एमआरएनए बना लिया तो ये कहां पर आ चुका है, ये साइटोप्लाज्म में आ चुका है। क्या ये जो एमआरएनए है वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है, मतलब ये जो पूरी प्रोसेस हो रही होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ट्रांसलेशन, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। अब देखो एमआरएनए में क्या क्या होता है, पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। तो एमआरएनए में क्या क्या होता है, एमआरएनए में कुछ स्टार्टर कोडान पाए जाते हैं। अब भैया कोडान क्या होते हैं, देखो कोडान में आपको नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। अभी अपने को ज्यादा कोडान का काम है नहीं, 2-3 कोडान का काम है, मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। कुछ हमें स्टार्टर कोडान की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें कुछ स्टॉप कोडान की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें क्या है पेप्टाइल चैन वाले कोडान चाहिए। अब मैं एमआरएनए बनाता हूं, नीचे एमआरएनए आपको दिख रहा होगा, इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चा, इसको मैं एमआरएनए बोल देता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्या है, ये एक प्रकार का एमआरएनए है। अब मेरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। ये जो सामने आपको दिख रहा है एयूजी, ये क्या है, स्टार्टर कोडान है, मतलब जो ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाली है, जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इसका नाम ही है स्टार्टर कोडान। जहां पर आपको एयूजी दिख जाए तो समझ जाइएगा इस बात को कि यहां से चीजें स्टार्ट होने वाली हैं, ये हमारा स्टार्टर कोडान है। अब ये इंड कहां पर होगा, जहां पर स्टॉप कोडान होंगे। स्टॉप कोडान 3 प्रकार के होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। ये 3 टाइप होते हैं, 3 मेजर टाइप को आपको याद रखना है, 3 से चौथा प्रकार नहीं होता है। ये जहां पर आ जाएंगे वहीं पर प्रोसेस हमारी इंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और हमारी जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो बन जाएगी। अब बीच में जो कोडॉन और पाया जा रहा है, मैंने इनकी नेमिंग नहीं लिखी, नेमिंग जरूरी भी नहीं है, यहाँ पर प्रोसेस हमें समझना है। तो यहाँ पर बहुत सारे कोडॉन पाए जाएंगे, मतलब कोड पाए जाते होंगे, 3-3 के क्रम में कोड रहते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर केवल बताऊंगा कि ये जो 3 नाइट्रोजन बेस हैं, ये मिलकर एक एसिटाइल, मतलब हम कहेंगे कि ये जो 3 पेयर होते हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है, एक एमिनो एसिड के लिए रहते हैं। टोटल 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और जो हमारे कोडॉन रहते हैं, ये 3 कोडॉन मिलकर क्या करते हैं, एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। एक एमिनो एसिड को मिलकर क्या करते हैं, कोड करते हैं। ये बात मैंने लिख दी, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। हमने एमआरएनए में हमने क्या क्या देखा, स्टार्टर कोडॉन है हमारे पास, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, स्टॉप कोडॉन लगा हुआ है, मतलब प्रोसेस यहीं से इंड, मतलब समाप्त होने वाली है। बीच के जो कोडॉन है, जो बीच में कोडॉन पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा कोडॉन जिन्हें हम बोलते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चैन बनाएंगे, और यही पॉलीपेप्टाइड चैन तो प्रोटीन है, ठीक है। तो
तो हमें लास्ट में करना क्या था, प्रोटीन बनाना था। अब ये कैसे पूरी प्रोसेस होगी इस बात को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस प्रक्रिया को हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या देखा, पूरी प्रोसेस को हमने 3 स्टेप में बांट दिया। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आता। तो देखो इंग्लिश यहां पर मैंने ज्यादा नहीं लिखी, मैं ऐसे इंग्लिश के टर्म डालता हूं जहां से क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, हिंदी से पूछे ही नहीं जाते। अब इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभन और टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त, मतलब समाप्त होने वाला। इलोंगेशन मतलब बीच की एक प्रोसेस होती होगी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आएंगी बच्चा। जो मैं इंग्लिश से लिख रहा हूं वो इंग्लिश से ही पूछा जाता है, ये मान के आप चलिए, चाहे आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम पहली प्रोसेस को देखेंगे, क्या, इनिशिएशन को। अब इनिशिएशन में 2 पॉइंट होते हैं, मतलब 2 स्टेप होते हैं। पहला एमिनो एसिड का सक्रियण, दूसरा नंबर होता है टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग। अब मैंने यहां पर हिंदी से लिखा क्योंकि हिंदी से पूछा जाता है, वैसे तो हम हिंदी से पढ़ ही रहे हैं पूरा प्रोसेस। अब जहां इंग्लिश से लिख रहा हूं वहां घबराने वाली बात नहीं है, और बहुत ज्यादा अगर आपको घबराहट हो रही तो आप सर्च करके इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। मैंने इनिशिएशन में आपको 2 स्टेप बताया कि एमिनो एसिड का सक्रियण हो रहा है और टीआरएनए चार्ज हो रहे हैं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो मैं बच्चे ये कहना चाहता हूं, अब देख ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना वो तेरे लिए ही बनाया ताकि तुझे समझ में आए। देखना, अच्छी तरीके से समझना। हमारे पास क्या है, पूरी सेल है। यहां पर मैंने न्यूक्लियस नहीं बनाया, तो ये मत समझना कि यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, मैं प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, जहां पर यूकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, वो चीज मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, एक डिफरेंट मैं आपको और बताना चाहता हूं। यहां पर एक डिफरेंट और ध्यान दीजिएगा, ये जो mRNA आपको दिख रहा है, mRNA अगर ये किसका है, अगर ये प्रोकैरियोटिक का है तब तो ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक का होता तो मैंने बताया था ना, यहां पर क्या होती है, यहां पर कैपिंग होती है और लास्ट में क्या हो जाती है, टेलिंग हो जाती है। कैपिंग और टेलिंग कौन से एमआरएनए पर पाए जाएंगे, केवल यूकैरियोटिक वाले पर पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक में कैपिंग व टेलिंग नहीं होती है। पिछले कुछ लेक्चरों में मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कवर किया है, बस इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, हमने 3 ये स्टेप देखे। तीनों स्टेप के 2 चीजें थी, एमिनो एसिड का सक्रियण और टीआरएनए की चार्जिंग होना। अब ये पूरी एक सेल दिख रही है, ये यूकैरियोटिक सेल है। क्या है बच्चा, ये यूकैरियोटिक सेल है। यहां पर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस मैंने नहीं बनाया। जहां पर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट होगा वो पॉइंट मैं वहीं पर ऑन द स्पॉट बता दूंगा। इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता, दोनों साथ में होता है। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं बताता चलूंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो ये पूरी हमारी सेल है, ये पूरा क्या है बच्चा, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारी चीजें होती हैं, अमीनो एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये सारे अमीनो एसिड जो है वो सक्रिय नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। तो पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो एमिनो एसिड दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये अच्छा एमिनो एसिड है। मैंने एक एमिनो एसिड को उठाया और एक एंजाइम के साथ में इसको क्या करता हूं, जोड़ता हूं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। किसकी सहायता से, एटीपी की सहायता से मैंने एमिनो एसिड को यहां पर जोड़ दिया। ये जो मैंने जोड़ा वो क्या है बच्चा, ये एमिनो एसिड है। और किसके ऊपर मैंने जोड़ा, एमिनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये एक एंजाइम था जिसके ऊपर मैंने एमिनो एसिड को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ध्यान से मेरी बात को समझना, एनसीईआरटी पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझ। देख अब मैंने क्या किया, एटीपी का यूज किया, एटीपी के यूज करके मैंने क्या किया, एमिनो एसिड को जोड़ दिया। अब यहां पर जब ये यूज हुई तो अगर मैं इसको बोलता हूं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलता हूं, मतलब यहां से ए से 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ए से कितने फॉस्फेट बच्चे जुड़े होंगे, 3 फॉस्फेट यहां पर जुड़े होते हैं। 2 फॉस्फेट यहां से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मेरे पास कितने फॉस्फेट बचे, केवल 1 फॉस्फेट बचा। जब 1 बचा तो मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोल देता हूं एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलता हूं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल देता हूं। ये भी आकर इस एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो ये जो पूरा एंजाइम है, अगर ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं एमिनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आई कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, पूरी प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ये सारी चीजें जो मैं बना रहा हूं वो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप सिंपल वे पर समझ पाएं। ये सारे एनसीईआरटी के लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड था उसको हमने विद द हेल्प ऑफ एटीपी की सहायता से हमने एंजाइम के साथ जोड़ दिया। वो एंजाइम कौन सा था, अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम था। इसके सहायता से हमने इसको जोड़ा और एक कॉम्प्लेक्स बना, अमीनो एसिड एसिटाइल मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये समझ में आ गया क्या? अब ये बात अगर आपको समझ में आती है तो इसके बाद क्या होता है, इस चीज को समझिए। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करने वाले हैं, टीआरएनए के पास जाएंगे और क्योंकि हमको करना क्या है, लास्ट में हमको टीआरएनए से एमिनो एसिड को जोड़ना है। पहले हमने क्या किया, एमिनो एसिड को एक्टिव किया, जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक जुड़ेगा नहीं, तो हमने एक्टिव कर लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स को जब हम जोड़ते हैं किसके साथ, टीआरएनए के साथ जोड़ते हैं, तो यहां से दो चीजें क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। एक तो क्या अलग हो जाता है, एएमपी अलग हो जाता है, मतलब क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग हो जाता है। दूसरा क्या अलग हो जाता है, यहां से एंजाइम भी अलग हो जाता है। बच्चा एंजाइम कहता है मैं भी अब यहां से अपना साथ छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरा काम एक ही था कि एमिनो एसिड को टीआरएनए तक पहुंचाना। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना होगा वो एमिनो एसिड टीआरएनए का कॉम्प्लेक्स बना होगा। इस चीज को मैंने रिएक्शन पर भी लिखा। देखिए पहली चीज मैंने क्या किया था बच्चा, मैं बार बार समझा रहा हूं, रट जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर एक चीज समझ में आएगी। अमीनो एसिड को मैंने एटीपी की सहायता से क्या किया, जोड़ दिया एंजाइम में और कॉम्प्लेक्स बना एमिनो एसिड मोनोफॉस्फेट वाला हमारा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या किया, लास्ट में टीआरएनए के साथ जोड़ा और टीआरएनए के साथ जोड़ने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बना वो एमिनो एसिड टीआरएनए वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। इतनी बातें समझ में आती हैं क्या? समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं इलोंगेशन को देखता हूं। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं सारी चीजें स्टेप वाइज बताऊंगा, हर एक स्टेप का बता दूंगा कि कैसे कैसे होती है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो होगा क्या, देखना, सबसे पहला स्टेप ये होगा इलोंगेशन में कि छोटी यूनिट, राइबोसोम की छोटी यूनिट आएगी और जुड़ जाएगी। छोटी यूनिट आएगी और यहां से ये छोटी यूनिट कुछ ऐसे जुड़ जाती है। ये तो पहला स्टेप हो गया, मैं लिखे भी दे रहा हूं यहां पर, ये पहली चीज हो गई। जैसे ये छोटी यूनिट जुड़ती है तो एक आता है टीआरएनए और यहां पर क्या आया भैया, टीआरएनए आ गया। अब ध्यान से समझना बच्चा, एमआरएनए तो प्रोटीन को बना रहा है और आरआरएनए भी आगे यूज में आएगा और टीआरएनए अभी आ चुका है, ठीक है। मतलब देख रहे हो यहां पर जो एमआरएनए है वो तो प्रोटीन को बना रहा है, बाकी सहायता कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, टीआरएनए भी कर रहा है, आरआरएनए भी कर रहा है। मतलब इनकी हेल्प भले रहती है लेकिन डायरेक्ट बनाता कौन है, एमआरएनए प्रोटीन का बनाता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, इस चीज को क्लियर कर दिया था कि एमआरएनए ही प्रोटीन बनाने वाला है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई, छोटी यूनिट आती है और जुड़ जाती है। सेकंड नंबर में क्या होता है, ये टीआरएनए आता है और इस टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए बच्चा, और ये आएगा एंटीकोडॉन लेकर। भैया एंटीकोडॉन क्या होते हैं, मेरी बात बस समझना, केवल इतना आपको याद रखना है अभी के लिए कि अगर टीआरएनए है, ये मैंने टीआरएनए बना दिया जो कि ऐसा दिखता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको आरएनए, ठीक है। आरएनए और कोडॉन मैं नेक्स्ट लेक्चर पर कवर कर दूंगा, ओके। तो यहां पर क्या होता है, ये एंटीकोडॉन लेकर आते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है भैया, ये एंटीकोडॉन लेके आते हैं। एंटी का मतलब होता है जस्ट इसके अपोजिट, एयूजी का जस्ट अपोजिट लेकर आएगा कौन, टी लेकर आएगा। इतनी प्रोसेस समझ में आ गई, दो चीजें समझ में आई। अब तीसरे नंबर में क्या होगा, जैसे ये दो चीजें हुई, पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर तो ये हो गया, तीसरे नंबर में क्या होता है बच्चा, बड़ी यूनिट आती है राइबोसोम की और वो भी जुड़ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बड़ी यूनिट में तीन दरवाजे में पी की साइड पर क्या हो सकता है, पी की साइड पर तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मैंने पहले ही लिखा दिया था इसीलिए, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये जो दो दरवाजे आपको खाली दिख रहे हैं, यहां पर होता क्या है, अब एक आरएनए और आता है, ठीक है। एक आरएनए मतलब कौन सा आरएनए, टीआरएनए, एक टीआरएनए और आता है यहां पर एंटीकोडॉन लेकर और यहां पर लग जाता है। और देखो जितने भी टीआरएनए आ रहे हैं तो पहले ही स्टेप में मैंने क्या बताया था कि टीआरएनए से एमिनो एसिड जुड़ चुका है। जब मैंने अभी सेल बनाई थी, सेल बनाने के बाद मैंने लास्ट में क्या किया था बच्चा, लास्ट में मैंने बताया था कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था जाता है, फिर इसके बाद एमिनो एसिड लास्ट में किससे जुड़ जाता है, टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तो बच्चा बताया मैंने, नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाइए, स्टार्टिंग में ही इस चीज को मैंने बता दिया था कि एमिनो एसिड लास्ट में आता है और टीआरएनए के साथ जुड़ जाता है। यानी ये जो
टीआरएनए आ रहे हैं वो कोई ना कोई अमीनो एसिड अपने साथ ला रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पर मैं अमीनो एसिड बनाता हूं, ठीक है, ये भी अमीनो एसिड लाया होगा अपना और ये भी अमीनो एसिड लाया होगा अपना। और ये कैसे अमीनो एसिड लाए होंगे बच्चा? जो जिसके प्रति एंटीकोडॉन रखते होंगे, ठीक है, वो अपना अपना अमीनो एसिड लेकर आए होंगे। अब होता क्या है, यहां पर बॉन्ड बन जाते हैं आपस में। क्या होता है बच्चा? यहां पर बॉन्ड बन जाते हैं, यानी मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच में क्या बने? बॉन्ड बन गए। और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है? RRNA। अब आपने देखा कि टीआरएनए भी यहां पर लगा हुआ है, RRNA भी आ चुका है और mRNA तो बना ही रहा है। mRNA तो पूरी जो नीचे वाली साइड आपको दिख रही है ये किसकी है? ये तो mRNA की है ही। ये बात आपको समझ में आती है क्या? आ गई होगी। अब आपको यहां पर थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता हूं तो 23S वाला RRNA आएगा और अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं तो 28S वाला RNA आएगा। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखना है। अगर प्रोकैरियोटिक का पूछा जाए तो 23 और अगर यूकैरियोटिक का पूछा जाए तो 28। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है और आगे कैसे बढ़ेगी? बॉन्ड बन चुका है, तो बॉन्ड जब बन जाता है तो यहां पर होता क्या है? ये अमीनो एसिड जो इसके पास है, ये जो पी साइड के पास है, ये कहता है मुझे तेरे पास नहीं रहना, अब मुझको जाना है क्योंकि मैंने बॉन्ड बना लिया है, मैंने बॉन्डिंग कर ली है। अगर मेरी बॉन्डिंग हो चुकी है तो मैं तेरे पास से जाना चाहता हूं। तो भैया अब इसने बॉन्डिंग तो कर ही ली है, जाएगा तो ये है ही। जैसे ये बॉन्ड अमीनो एसिड जाता है, आगे वाले पर क्या जाएगा? अमीनो एसिड जाएगा। तब क्या होगा? ये राइबोसोम थोड़ा सा खिसकता है। अब थोड़ा सा खिसकेगा क्यों? क्योंकि देखो भले ही इसने इसका साथ छोड़ दिया, भले ही पी वाले का साथ, किस पी वाले जो टीआरएनए का साथ जो अमीनो एसिड था उसने छोड़ दिया, भले ही ये ए वाले के पास आ गया, लेकिन जो पी वाला दरवाजा है ना वो कहता है तुमने राइबोसोम को तुमने टीआरएनए का साथ छोड़ा तो छोड़ा, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगे। जैसे ये कूदता है तो ये राइबोसोम भी कूद कर शिफ्ट हो जाता है। और जैसे शिफ्ट होता तो देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना मेरी बात को। हुआ क्या? जो ये वाला क्या है अपने पास टीआरएनए है, जिससे क्या हो चुका है? जिससे अपने 2 अमीनो एसिड आकर जुड़ चुके हैं और यहां का अमीनो एसिड जा चुका है। ये वाला जो हमारा टीआरएनए है अब ये कहां पर आ चुका है? फिर से पी साइड पर आ चुका है। क्यों पी साइड पर आ चुका है? क्योंकि भले ही इस टीआरएनए का साथ इसने छोड़ दिया, लेकिन पी साइड नहीं छोड़ता बच्चा। पी साइड खिसक जाती है, मतलब राइबोसोम पूरा खिसक जाता है तो पी साइड फिर से अपनी जगह पर आ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जो पुराना वाला हमारे पास RRNA था, जो पुराना वाला हमारे पास टीआरएनए था, वो अब कहां पर आ चुका है? वो अब ई साइड पर आ चुका है। ई का मतलब होता है एग्जिट। अब ये यहां से क्या हो जाएगा? यहां से ये चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये यहां से चला जाएगा तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड क्या हो चुकी हैं? खाली हो चुकी हैं। यहां से ये जा चुका है और यहां से ये भी जा चुका है, दोनों साइड क्या हो चुकी है बच्चा? खाली हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा? फिर से एक टीआरएनए आएगा। यहां पर क्या आया? फिर से एक टीआरएनए एंटीकोडॉन लेकर आया, इसके साथ एक एमिनो एसिड जुड़ा होगा। जैसे ये टीआरएनए आया तो फिर से क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बच्चा। यहां पर क्या हुआ? इन दोनों के बीच में क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या हुआ? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जैसे ये बॉन्डिंग हुई तब एमिनो एसिड कहेगा भैया मैंने तेरा साथ छोड़ा। फिर से बेचारे को क्या करेगा? ये दोनों एमिनो एसिड इसका साथ छोड़कर इस वाले टीआरएनए के साथ चले जाएंगे और फिर से ये जो टीआरएनए बेचारा अकेला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि दरवाजा तो कहता है मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, पी वाले ने कहा ठीक है फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर आरएनए थोड़ा सा आगे खिसका। अब जब आरएनए आगे खिसका तो जो पीछे वाला टीआरएनए है वो तो पीछे रह गया। मतलब राइबोसोम जब आगे खिसका तो ये जो टीआरएनए है वो तो पीछे रह गया। अब ये टीआरएनए फिर से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, यहां से चला जाएगा। फिर से दोनों साइड खाली हो गई। फिर से सेम प्रोसेस होगी कि यहां पर एक टीआरएनए एक राइबोसोम को लेकर आएगा। फिर से यहां पर क्या होगी भैया? फिर यहां पर क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। जैसे बॉन्डिंग होगी तो ये पूरे एमिनो एसिड इसका साथ छोड़ देंगे। फिर से टी अकेला हो जाएगा। जैसे टी अकेला हो जाएगा तो फिर से राइबोसोम आगे खिसकेगा और ये ऐसे ही खिसकता जाएगा और तब तक खिसकेगा जब तक स्टॉप वाली साइड नहीं आ जाती है। और जितना ये खिसकेगा उतना ही क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड
चैन लंबी होती चली जाएगी, जो कि बनी किससे है, जो कि अमीनो एसिड से जुड़कर बनी हुई है, जो कि एक तरीके की प्रोटीन का निर्माण हो चुका है। ठीक है, बतिया समझ में आई। अब देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी सामने दिख रहा होगा, ध्यान से डायग्राम को समझना। एनसीईआरटी ने केवल ये डायग्राम दे रखा है। हो क्या रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी चैन बन चुकी है। जो नाम आपको दिख रहे होंगे ये कोडॉन के नाम दिख रहे हैं, जो कि आगे मैं आपको समझा ही दूंगा। ठीक है, इतनी समझ में बात आई आपको। ये जो पूरी है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चैन है। हो क्या रहा है, जैसे यहां पर कोई टीआरएनए आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये टीआरएनए है, जैसे यहां पर आ रहा है तो इनके दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। और जैसे बॉन्ड बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये इस पर ट्रांसफर हो जा रहा है पूरा। और जैसे ये ट्रांसफर होता है तब ये क्या होता है, ये आगे खिसक जाता है। ये पूरी प्रोसेस में यही चलता रहता है और ये पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्लाइड बनाकर आपको समझाया है, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट मैंने आपका बनाया है। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है। ऐसे कंप्लीट लेक्चर को हम देखने वाले हैं। एक लंबा जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो लैग ऑफ ईरान के ऊपर है, वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है पूरी तरीके से। 2 लेक्चर बचे हुए हैं जो कि हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोडॉन।